नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीपीएससी टीआरई 4 का ऐलान, 32,388 शिक्षकों की होगी भर्ती। सम्राट कैबिनेट में 24 एजेंडों पर लगी मुहर। बांकीपुर उपचुनाव में ईवीएम लेकर रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। वोटिंग से पहले प्रशांत किशोर के खिलाफ थाने में शिकायत। संसद में राहुल गांधी की चेतावनी, भारी हंगामा। एनटीए चेयरमैन को क्यों नहीं हटाया, पप्पू यादव ने खोला मोर्चा। बिहार में 12 सीओ पर कार्रवाई, मंत्री दिलीप जायसवाल का एक्शन। बेगूसराय जमीन विवाद में 100 राउंड गोलीबारी, कई घायल। एनकाउंटर के बाद फरार हुआ कुख्यात फेकन, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। पटना के इस्कॉन मंदिर में एटीएस की मॉक ड्रिल। अब खबरें विस्तार से। बीपीएससी टीआरई 4 में 32,388 शिक्षकों की बहाली होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टीआरई 4 के तहत 32,388 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने अधियाचना बीपीएससी को भेज दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। टीआरई 4 भर्ती को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से अधिसूचना का इंतजार कर रहे थे। अब अधियाचना बीपीएससी को भेजे जाने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। इससे राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के साथ साथ हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। बीपीएससी के एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक चौथे चरण की शिक्षक भर्ती की समय सीमा पहले ही जारी की जा चुकी है। 22 से 27 सितंबर 2026 के बीच परीक्षा होगी। रिजल्ट नवंबर 2026 में जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में हुई इस बैठक में कुल 24 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी। इसमें आंगनबाड़ी में 22,000 सेविका सहायिका की बहाली का निर्णय लिया गया। केंद्र प्रायोजित अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत लखीसराय एवं किशनगंज जलापूर्ति परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। लखीसराय जलापूर्ति परियोजना को 150.96 करोड़ रुपए, किशनगंज जलापूर्ति परियोजना को 53.71 करोड़। इन परियोजनाओं के माध्यम से लाखों परिवारों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होगा। साथ ही शहरी आधारभूत संरचना को नई मजबूती मिलेगी। वहीं दरभंगा के रयाम एवं मधुबनी के सकरी स्थित बंद पड़ी चीनी मिल परिसरों की नई सहकारी चीनी मिलों तथा गन्ना उत्पाद आधारित उद्योग के लिए स्वीकृत परियोजना प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस पहल से गन्ना किसानों को बेहतर अवसर, स्थानीय युवाओं को रोजगार तथा मिथिलांचल में औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा मिलेगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल यानी 30 जुलाई को मतदान होगा। इससे पहले आज चुनाव कर्मियों को ईवीएम और अन्य चुनावी सामग्री सौंप दी गई है। पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्र के लिए रवाना हो गई है। प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक सुरक्षित इंतजाम किया है। बांकीपुर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चुनाव कर्मियों ने ईवीएम कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट समेत पूरा चुनावी सेट प्राप्त किया है। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बांकीपुर में पैरामिलिट्री फोर्स की 14 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में 28 विशेष चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। यहां हर छोटे बड़े वाहन की जांच की जा रही है। मतदान पूरा होने के बाद 3 अगस्त को मतों की गिनती होगी। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर कल वोटिंग होने वाली है। इससे ठीक एक दिन पहले जनस्वराज के संस्थापक और बांकीपुर से कैंडिडेट प्रशांत किशोर की परेशानी कहीं न कहीं बढ़ गई है। पटना के शास्त्री नगर थाने में पीके के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। शिकायत जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कराई है। इस दौरान जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार के साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद। नीरज कुमार ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वीडियो को प्रशांत किशोर ने आर्टिफिशियल वीडियो बताया। इसे हम लोगों ने माना है कि यह हमारे नेता का अपमान है। साथ ही नीरज कुमार ने अनुरोध किया है कि इस मामले में विधि सम्मत जांच कर कार्रवाई की जाए। दरअसल प्रशांत किशोर ने वीडियो को फर्जी और एआई जनरेटेड
बताया था। उन्होंने कहा था कि एनडीए की ओर से नीतीश कुमार का एक वीडियो अपील जारी किया गया है जो पूरी तरह फर्जी है। उसे एआई का इस्तेमाल कर तैयार किया गया है और नीतीश कुमार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक से जुड़े बिल पर 50 मिनट की स्पीच दी। उन्होंने इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। फिर कहा कि गृह मंत्री ने दिल्ली में छात्रों पर फायरिंग के आदेश दिए। इसे लेकर सत्ता पक्ष ने जमकर हंगामा किया। लोकसभा से बिल हंगामे के बीच पारित हुआ। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने खड़े होकर राहुल को टोका और संसदीय नियम का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर बैठ जाता हूं। स्पीकर ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को टोका, कहा कि वे इस तरह के असंसदीय शब्द नहीं बोल सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पीकर से कहा कि इन शब्दों को सदन की कार्रवाई से हटा दिया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि देश का भविष्य सड़कों पर उतरा। प्रदर्शन में गुस्सा, नफरत नहीं थी, वे केवल अपनी आवाज उठा रहे थे। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 बिल लोकसभा से पास हो गया है। संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि आरटीआई और ऑडिट प्रक्रिया को इन व्यवस्थाओं से दूर रखा जा रहा है, जिससे पारदर्शिता प्रभावित हो रही है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि एनटीए के चेयरमैन को क्यों नहीं हटाया गया। 2018 में जिनको एनटीए में लाया गया था वे मध्य प्रदेश एजुकेशन विभाग के बड़े पद पर थे। एक ही पदाधिकारी दुनिया में है। पप्पू यादव ने कहा कि पेपर लीक की जांच कौन करेगा। 2024 में नीट पेपर लीक के आरोपी संजीव मुखिया को बरी कर दिया गया। स्टेट के अधिकार को छीन लिया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनियमितता के मामलों में एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने 12 राजस्व अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की है। इनमें कुछ अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र गठित किए गए हैं, कुछ के वेतन वृद्धि रोकी गई है, जबकि अन्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार, लापरवाही और विभागीय निर्देशों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। जनता को समय और पारदर्शी तरीके से राजस्व संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की कंकौल पंचायत अंतर्गत चंदवारा गांव में करीब 15 करोड़ रुपए मूल्य की 29 कट्ठे जमीन की घेराबंदी को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। जमीन मालिक के पक्ष का आरोप है कि बड़ी संख्या में हथियारबंद लोग जेसीबी, ट्रैक्टर और निर्माण सामग्री के साथ जबरन बाउंड्री निर्माण कराने पहुंचे। विरोध करने पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। ग्रामीणों का दावा है कि घटना के दौरान करीब 100 राउंड गोलियां चलाई गई। गोलीबारी में जमीन मालिक के परिवार के 5 लोग घायल हो गए। इनमें से 4 लोगों को गोली लगी, जबकि एक व्यक्ति का सिर फट गया। सभी घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। घटना के बाद पूरे गाँव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मनीष भारती पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सीतामढ़ी में कुख्यात अपराधी फेकन सदर अस्पताल के कैदी वार्ड से फरार हो गया। कैदी की रखवाली के लिए 4 जवान तैनात किए गए थे, लेकिन फिर भी वो सबको चकमा देकर बाथरूम का वेंटिलेटर तोड़कर भाग निकला। 25 दिन पहले पुलिस ने फेकन को एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली मारी थी। गोली लगने के बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ से उसे जेल भेज दिया गया था। 23 जुलाई को उसने पैर में दर्द की बात कही थी, जिसके बाद 24 जुलाई को सीतामढ़ी सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया था। कैदी वार्ड अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर है और उसका मेन गेट बंद था। फेकन बाथरूम के वेंटिलेटर से कूदकर अस्पताल के पीछे वाले रास्ते से फरार हो गया। इस लापरवाही पर एसपी अमित रंजन ने इस मामले में 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया।
पटना इस्कॉन मंदिर में बिहार एटीएस की टीम ने एक विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य मंदिर जैसे संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर संभावित आतंकी हमले की स्थिति में सुरक्षा बलों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को परीक्षण करना था। मॉक ड्रिल के दौरान यह काल्पनिक स्थिति बनाई गई कि 3 हथियारबंद आतंकी अचानक इस्कॉन मंदिर परिसर में घुस आते हैं और वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लेते हैं। मंदिर में आतंकियों के प्रवेश की सूचना मिलते ही एटीएस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। एटीएस के जवानों ने मंदिर परिसर को चारों ओर से घेर लिया। रणनीतिक तरीके से ऑपरेशन शुरू किया गया। इसके बाद जवानों ने पूरी सतर्कता के साथ मंदिर परिसर के भीतर प्रवेश किया। मॉक ड्रिल के दौरान एसटीएफ और आतंकियों के बीच काल्पनिक मुठभेड़ दिखाई गई।